हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस कर रहे हैं, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और चैप्टर को डिस्कस करते हुए हमने कुछ टॉपिक भी डिस्कस कर लिए हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा हर्ट्ज का प्रयोग। यानी मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर में हमको प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना तक आने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए। उन प्रयोगों के आधार पर ये पता चला कि जब भी किसी भी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जब भी किसी भी धातु की सतह पर प्रकाश का आपतन होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए आप लोग जरा और समझिए। हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया था और प्रयोग के आधार पर इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया, जैसे ये एक चालक प्लेट ली, ये चालक प्लेट ही भैया, एक दूसरी चालक प्लेट और उन्होंने ले ली। यहां से ले जाकर एक चालक गोला इससे कनेक्ट कर दिया, एक चालक गोला इससे कनेक्ट कर दिया और आगे जाके इनका संयोजन एक प्रेरक कुंडली से कर दिया। इस चालक प्लेट पर सपोज करो जैसे उसने प्लस आवेश से आवेशित किया, इसको माइनस आवेश से आवेशित किया और आगे ले आके इसको प्रेरक कुंडली से जोड़ दिया। यहाँ पर बेटा उन्होंने एक डिटेक्टर लूप यानी संसूचक लूप लगा दिया। हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में क्या किया था, उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न कराया था और विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न कराने के साथ साथ उनको आगे माध्यम में संचरित भी कराया था। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न भी कराया और संचरित भी कराया। लेकिन हमको उसके इस प्रयोग से मतलब नहीं। ये प्रयोग हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला चैप्टर कराऊंगा। फिलहाल हमको जो मतलब है वो मतलब ये है कि हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रेक्षण किस प्रकार से किया। देखो इसमें वो किया क्या उन्होंने, जैसे मैंने आपसे कहा भाई इसको प्लस आवेश दिया गया, इसको माइनस आवेश दिया गया, इसको आगे हमने प्रेरक कुंडली से जोड़कर एक उच्च विभवांतर यहाँ पर उत्पन्न कराया। उच्च विभवांतर जब मैंने यहाँ पर उत्पन्न कराया तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जब उच्च विभवांतर उत्पन्न कराया गया तो यहाँ पर एक स्पार्किंग होना स्टार्ट हो गया। स्पार्किंग होना स्टार्ट हो गया वो ये बताता है कि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो गई। कुछ देर बाद उनको वही स्पार्किंग यहाँ पर भी दिखाई दी। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हुई। फिर थोड़ी देर बाद वही स्पार्किंग यहाँ दिखाई दे गई, यानी वो विद्युत चुंबकीय तरंगें यहाँ पर पहुँच गई। भाई यहाँ पर तो आपने प्रेरक कुंडली से इसको कनेक्ट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, वही स्पार्किंग का मतलब जानते हो ना, चिंगारी थोड़ी सी, हाँ वही यहाँ पर आ गई। इसका मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ उत्पन्न हुई थी वो विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होकर यहाँ पहुँच गई। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। अपने प्रयोग में उन्होंने ये प्रेक्षण किया कि जब कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराया जाता है तो ये जो विद्युत स्फुलिंग होता है, जो चिंगारी होती है, स्पार्किंग होती है, वो पहले की तुलना में ज़्यादा होने लग जाती है। अब विद्युत स्फुलिंग यानी स्पार्किंग यानी चिंगारी का पहले की तुलना में ज़्यादा होना ये बताता है यहाँ पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अधिक ऊर्जा का मतलब पहले की तुलना में अधिक आवेश यहाँ पर आ गया है। अब अधिक आवेश कहाँ से आया होगा कि भाई जब इस पर कैथोड पर हमने पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराया तो इससे क्या होने लग गया, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी होने लग गया। उस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की वजह से यहाँ पहले से अधिक आवेश हो गया, पहले से अधिक आवेश हो गया तो पहले से अधिक ऊर्जा हो गई, और पहले से अधिक ऊर्जा हो गई तो यानी स्पार्किंग यानी चिंगारी यानी विद्युत स्फुलिंग भी पहले से अधिक हो गया। तो हर्ट्ज के प्रयोग से कंक्लूजन निकलता है कि भाई जब भी किसी भी धातु की सतह पर प्रकाश का आपतन होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। ये बेटा किसने बताया, हर्ट्ज ने अपने प्रयोग के माध्यम से बताया था। यानी यहाँ से हम धीरे 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 अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये तो हो गया हर्ट्ज का प्रयोग। इसके बाद में जो दूसरे प्रयोग की बात करने वाला हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हॉल बॉक्स तथा
लेनार्ड का प्रयोग, यानी इसके बाद जो दूसरा प्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आएगा हॉलबॉक्स तथा लेनार्ड का प्रयोग। हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने क्या किया, एक निर्वातित नली ली बेटा, निर्वातित नली के अंदर उन्होंने एक इलेक्ट्रोड ले लिया, एक कैथोड, दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया ये एनोड, और यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने एक खिड़की लगा दी। खिड़की का मतलब जहाँ से होकर प्रकाश अंदर आ जाता है, वो यहाँ पर उन्होंने लगा दिया। आगे जाके क्या किया कि भाई अगर इस पर्पज से कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह हो तो विद्युत धारा का मापन करने के लिए उन्होंने माइक्रोमीटर लगा दिया। भाई विद्युत धारा का यहाँ जो प्रवाह होगा वो अल्पमान का होगा, अल्पमान का होगा तो उस अल्पमान की धारा को मापने के लिए क्या लगाया गया, माइक्रोमीटर। ये बेटा कैथोड रहा और ये अपना एनोड रहा, और आगे ले जाकर इसको सर्किट में इस तरह से इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये माइनस इलेक्ट्रोड हो गया, ये प्लस इलेक्ट्रोड हो गया। अब उन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि जब तक कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन नहीं कराया जाता तब तक माइक्रोमीटर में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। और माइक्रोमीटर में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर्पस से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि अगर पर्पस से धारा प्रवाहित होती तो निश्चित रूप से माइक्रोमीटर किसी ना किसी प्रकार के विक्षेप को यहाँ अवश्य दिखाता। तो इसका मतलब हमने सिंपल कह दिया कि जब तक कैथोड पर प्रकाश का आपतन नहीं हुआ है तब तक माइक्रोमीटर में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि जब कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराया जाता है तो पराबैंगनी प्रकाश का आपतन होते ही माइक्रोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। यानी जब तक पराबैंगनी प्रकाश का आपतन नहीं हुआ तब तक यहाँ कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, और कैथोड पर आपने जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराया वैसे ही माइक्रोमीटर में क्या उत्पन्न हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया। अब विक्षेप उत्पन्न हो गया इसका मतलब पर्पस से विद्युत धारा का प्रवाह होना प्रारंभ हो गया है। अब पर्पस से विद्युत धारा का प्रवाह कैसे हुआ इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे ही कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन होता है वैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अब एनोड को आप देखिए कि आपने धन इलेक्ट्रोड से यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, संयोजित कर रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, जिससे ये परपथ हमारा पूर्ण हो जाता है। पहले देखो कैथोड और एनोड के बीच में गैप है, अब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच जाएगा तो यहाँ परपथ हमारा पूर्ण हो जाएगा, और परपथ हमारा पूर्ण हो जाएगा तो यहाँ इस परपथ से विद्युत धारा का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाएगा, और इस विद्युत धारा का मापन हम किसकी सहायता से कर लेते हैं, माइक्रोमीटर की सहायता से कर लेते हैं। तो जैसा हर्ट्ज के प्रयोग में आपने देखा था वैसा ही यहाँ पर हॉलबॉक्स और लेनार्ड के प्रयोग में निकल के आता है कि जब भी हम किसी भी धातु की सतह पर प्रकाश का आपतन करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। तो दोनों एक्सपेरिमेंट, दोनों प्रयोग हमको एक ही चीज बताते हैं। इसके अलावा एक और प्रयोग हॉलबॉक्स ने किया था, उन्होंने क्या किया कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी लिया। आप बोलोगे भैया सर ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है, तो आप लोगों ने इसको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा होगा, और मैं चैप्टर नंबर 1 के वीडियोज आपको और डालूंगा तब इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि मेरा एक पुराना वीडियो पड़ा हुआ है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के बारे में, उसको आप देख सकते हैं। देखिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि कांच का एक पात्र होता है बेटा, कांच के पात्र में धातु की छड़ व्यवस्थित होती है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में कांच का एक पात्र होता है, कांच के पात्र में ये धातु की छड़ लगी होती है, इसको कॉर्क की हेल्प से एयर टाइट कर दिया जाता है। इस धातु की चकती के ऊपर वाले सिरे पर धातु की छड़ के ऊपर वाले सिरे पर धातु की चकती लगी होती है, और इसके नीचे वाले सिरे पर सोने की पत्तियां लगी होती हैं। इन सोने की पत्तियों के सामने यहाँ टिन की पत्तियां भी लगी होती हैं। हम कहते हैं कि भाई जैसे ही आप धात्विक चकती के संपर्क में किसी भी आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं तो आवेशित धात्विक चकती में, चकती से छड़ में, छड़ से सोने की पत्तियों पर चला जाता है। अब यहाँ आप देखिए कि सोने की पत्तियों पर समान प्रकृति वाला आवेश आया है, और क्योंकि समान प्रकृति वाला आवेश आया है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण की वजह से पत्तियाँ क्या हो जाएंगी, फैल। ठीक है, ये हल्का सा मैंने आपको बता दिया है, डिटेल में तो बेटा चैप्टर नंबर 1 में ही समझते हैं। अच्छा अब सुनिए आप जरा, मैं अब आपको बताता हूँ कि भाई हमने किया क्या, कि ये धातु की छड़ थी,
ये केवल मैं उतना पोर्शन बता रहा हूँ जो अभी मेरे काम का है। नीचे सोने की पत्तियाँ लगी हुई हैं और ऊपर इसकी एक धात्विक चकती थी। उस धात्विक चकती की जगह मैंने यहाँ पर एक ऋणावेशित जिंक प्लेट को लगा दिया। ऋणावेशित जिंक प्लेट को लगाऊंगा तो ऋणावेश यहाँ से कहाँ जाएगा, धातु की छड़ पर, धातु की छड़ से कहाँ जाएगा, सोने की पत्तियों पर जाएगा। सोने की पत्तियों पर ऋणात्मक आवेश था, तो यानी समान प्रकृति का आवेश था। समान प्रकृति की वजह से इनके मध्य प्रतिकर्षण हुआ और प्रतिकर्षण की वजह से पत्तियां फैल। ये जैसे मैंने आपसे कहा भाई ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है 1 2 3 4 5, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स की मैंने यहाँ अधिकता आपको दिखा दी। अब क्या होगा, इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये सब अरेंजमेंट करने के बाद उन्होंने इस ऋणावेशित जिंक प्लेट से को विद्युत दर्शी संयोजित कर इस पर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराया। अब जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलना प्रारंभ कर देंगे। यानी ये धीरे 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 प्लेट जो आपकी ऋणावेशित थी वो ऋणावेशित से उदासीन होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब उदासीन होना प्रारंभ हो जाएगा तो पहले ये स्थिति थी। अब जब आवेश कम होगा तो प्रतिकर्षण बल कम होगा और प्रतिकर्षण बल कम होगा तो पत्तियों का फैलाव भी कम होगा। तो उन्होंने कहा कि ऋणावेशित जिंक प्लेट को विद्युत दर्शी से संयोजित कर जब इस पर हम पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराते हैं तो ये उदासीन हो जाती। क्यों? क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये जब ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता समाप्त हो जाएगी। अधिकता समाप्त हो जाएगी तो पत्तियां ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जब ये उदासीन जिंक प्लेट हो जाती है और उदासीन जिंक प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराया जाता है तो भैया इलेक्ट्रॉन तो अब फिर निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होना प्रारंभ हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश आता है, धनात्मक आवेश। यानी उस कंडीशन में यहाँ पर फिर कौन सा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। तो यानी पहले ऋणावेशित था, इस तरह से पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराया, धीरे 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 उदासीन हो गई। लेकिन आप तो हाथों के पीछे पड़ गए, आपतन कराए जा रहे हैं कराए जा रहे हैं कराए जा रहे हैं, तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो धनात्मक आवेश आएगा और धनात्मक आवेश आएगा तो पत्तियां फिर से क्या होने लग जाएंगी, फैलने लग। तो उन्होंने देखा कि भाई ऋणावेशित जिंक प्लेट को विद्युत दर्शी से संयोजित कर जब इसका पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराया गया तो ये कैसी हो जाती है, उदासीन हो जाती है। फिर उदासीन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराया तो वो धनावेशित हो गई और जब धनावेशित प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन कराया तो उसके धनात्मक आवेश में वृद्धि हो गई। तो जितने भी प्रयोग आपने अब सुने, अभी तक जितने भी प्रयोगों के बारे में आपने सुना, इन सभी से केवल एक कंक्लूजन निकलता है कि जब भी किसी भी धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश का या उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश का आपतन होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। क्या बोलेंगे, जब भी धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश का यानी उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश का आपतन होता है तो धातु की सतह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। आया बेटा समझ में? अब इस चैप्टर में हम आगे जाते हैं, धीरे 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 हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरफ बढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक जो शब्द यहाँ बार बार आएगा वो आएगा प्रकाश की तीव्रता, ओके, और एक जो शब्द हमारा आएगा वो आएगा प्रकाश की आवृत्ति। यानी दो शब्दों के बारे में यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रकाश की तीव्रता के बारे में और एक प्रकाश की आवृत्ति के बारे में। सबसे पहली बात आप सुने कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एक कणीय परिघटना है और कणीय परिघटना में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि भाई आपने कण किसी भी सतह पर आपतन कराया, जैसे मैं आपसे कहूंगी 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कोई 5 बॉल हैं। अब मैं क्या करता हूं कि किसी बॉल को यहां से फेंकता हूं। अब मैं किसी बॉल को यहां से फेंकूंगा तो अगर बॉल इससे टकरा गई तो इसको अपनी ऊर्जा दे देगी, ये चलने लग जाएगा। अगर इससे टकरा गई इसको अपनी ऊर्जा दे देगी, ये चलने लग जाएगा। इससे टकरा गई इसको अपनी ऊर्जा दे देगी, ये चलने लग जाएगा। यानी कण केवल उस कण को ही अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है जिससे जाके वो टकरा जाता है। यानी एक कण केवल एक अन्य कण को ही अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। जबकि अगर यहाँ पर कोई तरंग आती, जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई यहाँ पर ये
ट्यूबलाइट मैंने जला रखी है ऊपर, तो उस कंडीशन में यहाँ प्रकाश का आपतन हो रहा है, वो प्रकाश ऊर्जा इसको भी मिल रही है, 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 इसको भी मिल रही है। यानी हम सिंपल सा कहते हैं बेटा कि जो अगर मैं प्रकाश की तरंगीय प्रकृति मानता हूं तो कहता हूं, या मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं, आप घर पे बैठे हुए हैं, घर पे आपका एक भाई बैठा है, एक बहन बैठी है, एक छोटा बच्चा बैठा है, कोई आपका कजन है, तो और आप कुछ बोलते हैं, सपोज करो आप गाना गाना स्टार्ट करते हैं, तो ये भी सुनेगा, ये भी सुनेगा, ये भी सुनेगा, तीनों सुनेंगे ना। तीनों क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि तरंग की ऊर्जा सभी के बीच में समान रूप से बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सपोज करो एक के चाटा मारो तो तीनों एक साथ थोड़ी ना गिर जाएंगे, तीनों की थोड़ी ना लगेगी, क्योंकि आपकी कैसी कणीय प्रकृति हो गई। तो आप जिससे टकराएंगे केवल उसको ही अपनी ऊर्जा का हस्तांतरण करेंगे। तो याद रखें, तरंग क्या करती है, सभी कणों के बीच अपनी ऊर्जा का समान विभाजन कर देती है, लेकिन कण केवल एक कण को ही अपनी ऊर्जा का हस्तांतरण करता है। अब सुनिए, यहां हम बात करें आपतित प्रकाश की तीव्रता की। तो बेटा देखो, आपतित प्रकाश की तीव्रता का किससे संबंध है? इसका संबंध है प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या। समझना भैया अच्छी तरह से, आपतित प्रकाश की तीव्रता का संबंध किससे है? प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया है, तो प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या को मैंने बढ़ा दिया है। अगर मैं कहूं मैंने आपतित प्रकाश की तीव्रता को कम कर दिया है, तो प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या को कम कर दिया है। अब मैंने आपसे कहा भी है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव एक कणीय प्रघटना है, यानी प्रकाश को हम कण के रूप में मान के चलते हैं। और मैंने कहा कि एक कण केवल एक कण को ऊर्जा का हस्तांतरण करेगा, यानी एक फोटोन आएगा तो केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकलेगा। भाई एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा और वहां से चला जाएगा, यानी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन, तीन फोटोन तीन इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे कहूं, समझना बेटा अच्छी तरह से कि भाई यहां पर क्या है, प्रकाश की तीव्रता का संबंध किससे है? प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या से। अब जैसे मैं आपसे कहूं, सपोज करो कि धातु की सतह पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है और उस प्रकाश में 5 फोटोन प्रति सेकंड आ रहे हैं। अब 5 फोटोन क्या करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दे देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेंगे और तुरंत ही वहां से बाहर चले जाएंगे, यानी 5 इलेक्ट्रॉन निकले। अब 5 इलेक्ट्रॉन परपथ में प्रवाहित होंगे और उन 5 इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की वजह से परपथ में प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब आपने आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया, आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया, यानी प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या को बढ़ा दिया। पहले सपोज करो 5 फोटोन आ रहे थे, अब 7 आएंगे। अब 7 फोटोन 7 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे। अब भैया 7 इलेक्ट्रॉन निकले तो 7 इलेक्ट्रॉन परपथ में प्रवाहित होंगे, और जब 7 इलेक्ट्रॉन परपथ में प्रवाहित होंगे तो पहले की तुलना में अधिक आवेश प्रवाहित हो रहा है, और जब पहले की तुलना में अधिक आवेश होगा तो भैया विद्युत धारा भी, यानी प्रकाश विद्युत धारा भी पहले की तुलना में अधिक होगी। आपने क्या किया? आपतित प्रकाश की तीव्रता को और बढ़ा दिया। अब सपोज करो 9 फोटोन प्रति सेकंड आ रहे, अब 9 फोटोन 9 इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेंगे और तुरंत ही वहां से क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। यानी अब परपथ में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, यानी प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह कितने इलेक्ट्रॉनों के कारण? 9 इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो पहले की तुलना में अधिक आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो प्रकाश विद्युत धारा भी पहले की तुलना में अधिक हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर मैं आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाऊंगा तो प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, और प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो भैया प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और जब प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो बेटा प्रकाश विद्युत धारा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ गए? तो यानी अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करेंगे तो प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या में वृद्धि होगी, प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या में वृद्धि होगी तो प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो प्रकाश विद्युत धारा में वृद्धि होगी। समझिए भैया, अगर आप क्या करेंगे? आपतित प्रकाश की तीव्रता कम करेंगे, प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या कम होगी, प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या कम होगी तो प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, और जब प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो प्रकाश विद्युत धारा भी कम होगी।
तो इसका मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता का सीधा सीधा संबंध किससे हो गया? प्रकाश विद्युत धारा से। अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। आपतित प्रकाश की तीव्रता में कमी करेंगे, प्रकाश विद्युत धारा के मान में कमी होगी। अब ये बेटा जो प्रकाश की आवृत्ति है ना, वो निर्भर होती है, यानी ये किसका संबंध किससे है? आपतित फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, यानी अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित करेंगे जो अधिक ऊर्जा वाला फोटोन आपतित होगा। यानी जैसे फोटोन की ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपने आवृत्ति बढ़ा दी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, आपने आवृत्ति और बढ़ा दी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। यानी जैसे जैसे आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मान में वृद्धि करते जाएंगे, वैसे वैसे आपतित फोटोनों की ऊर्जा में भी वृद्धि होती जाएगी। ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे का पूरा चैप्टर इन्हीं पर डिपेंड करने वाला है। सुन लिया बेटा, आगे का पूरा चैप्टर इन पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा तो इनको बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से भर लें। क्या भैया कि अगर हम बात करेंगे आपतित प्रकाश की तीव्रता की, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? प्रकाश विद्युत धारा से अल्टीमेटली निकल गई। वैसे तो किससे? प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या से। और अगर मैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति की बात करूंगा तो इसका संबंध हो जाएगा आपतित फोटोन की ऊर्जा से। आया भैया समझ में? अब हम आगे जाते हैं और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 परिभाषाएं हम पढ़ेंगे, और उनको पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। तो इसके बाद जो अगला लेक्चर मैं आपका डालूंगा वो करीब 45 to 50 मिनट्स का होगा, उसमें ये चैप्टर 50-60% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल इसको देखिए। हम बात करेंगे देहली आवृत्ति। मैंने आपसे कहा था कि धातु की सतह पर जब प्रकाश का आपतन कराते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि इलेक्ट्रॉन को कार्य फलन के समान ऊर्जा प्राप्त नहीं हो जाती। जैसे मैं आपसे कहूं, ये धातु की सतह है, यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए, और आपका जो फोटोन आ रहा है वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल सकता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं निकल सकता। तो हम क्या करेंगे? फोटोन की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। अब फोटोन की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि क्या बढ़ानी पड़ेगी? आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर मैं क्या करूं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाता जाऊं तो आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, तुरंत ही यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने सपोज करो इसके बाद भी आवृत्ति बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो फिर 8 से 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन और भी बाहर निकल जाएगा, 10 पे भी बाहर निकलेगा, 11 पे भी बाहर निकलेगा। तो देहली आवृत्ति कौन सी आवृत्ति है? वो आवृत्ति है जिस पर इलेक्ट्रॉन को सही 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी कार्य फलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त होगी। इससे अधिक की बात हम नहीं करेंगे। तो जिस तरह से आपने कार्य फलन की परिभाषा में न्यूनतम शब्द का उपयोग किया था, तो यहाँ पर भी कौन सा शब्द आना चाहिए? न्यूनतम। तो आप बोलेंगे आपतित प्रकाश की धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। क्या बोलेंगे? धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। और बेटा देहली आवृत्ति को हम लोग न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? क्या डेफिनेशन होगी? धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, देहली आवृत्ति कहलाती है। और उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? न्यू नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, आपको याद होगा 11th क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू होती है आवृत्ति, सी होता है प्रकाश का वेग, और किसमें? निर्वात में हो गया, सी लिख रखा है तो, और लैम्डा क्या हो जाता है भैया? तरंग दैर्घ्य। इसका मतलब ये निकला कि जो न्यू और लैम्डा हैं वो तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। तो अगर मैं इस आवृत्ति को न्यूनतम
अधिकतम करना चाहता हूं तो इस तरंग दैर्घ्य को मुझे क्या करना पड़ेगा, अधिकतम करना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट से आप लोग देहली तरंग दैर्घ्य की परिभाषा भी निकाल सकते हैं। अंतर परिभाषा में क्या है, जैसे देहली आवृत्ति की परिभाषा में आप लोग ने न्यूनतम शब्द का उपयोग किया था, ऐसे ही देहली तरंग दैर्घ्य की परिभाषा में आप लोग अधिकतम शब्द का उपयोग करेंगे। तो बेटा सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्या आएगा, धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम, यहाँ न्यूनतम आया था आवृत्ति में, यहाँ क्या आएगा, अधिकतम। धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है उसे हम देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं बेटा, और इसको हम लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देहली आवृत्ति को किससे प्रदर्शित कर दिया आपने, न्यू नॉट से, और देहली तरंग दैर्घ्य को किससे प्रदर्शित कर दिया, लैम्डा नॉट से। रिपीट करता हूं दोनों डेफिनेशन। देहली आवृत्ति क्या है, धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। देहली तरंग दैर्घ्य क्या है, धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको लैम्डा नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। अब समझिए भैया इस चैप्टर का सबसे मुख्य टॉपिक, लेकिन अभी केवल मैं उसकी परिभाषा बताऊंगा क्योंकि उसकी एक प्रायोगिक अध्ययन है जिसके लिए मुझे 40 से 45 मिनट की क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाली है, उससे पहले आप इस परिभाषा को पढ़िए जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या आएगा भैया, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि धातु की सतह पर देहली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, ये पढ़ा ना। तो हम बोलेंगे देखो, धातु की सतह पर किसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, कौन सी है वो न्यूनतम आवृत्ति, देहली आवृत्ति। धातु की सतह पर किसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, बाहर चले जाते हैं। क्या बोलेंगे, धातु की सतह पर किसी निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, और यह क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। रिपीट कर रहा हूं, धातु की सतह पर किसी निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन बेटा प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और इससे जो परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस विद्युत धारा को हम लोग नाम देते हैं प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, धातु की सतह पर किसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनके प्रवाहित होने से परपथ में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस विद्युत धारा को नाम दिया जाता है प्रकाश विद्युत धारा। अब सुनिए, थोड़ा सा केमिस्ट्री में आ जाए भैया। अच्छा, केमिस्ट्री में आए तो आपने पढ़ा होगा क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु जो होते हैं वो आवर्त में बिल्कुल सबसे पहले आ जाते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो हम कहते हैं बेटा कुछ धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, सोडियम से, पोटेशियम से, सीजियम से, इनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए केवल दृश्य प्रकाश की ही आवश्यकता होती है। यानी ये ऐसी धातु होती हैं जो दृश्य प्रकाश के आपतन पर ही, दृश्य प्रकाश का मतलब कम ऊर्जा वाला प्रकाश, ये धातु दृश्य प्रकाश के आपतन पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन कर देती हैं। तो इस प्रकार की धातु को हम क्या कहते हैं, प्रकाश सुग्राही धातु।
यानी वे धातु जो कि दृश्य प्रकाश की आपतित होने पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन कर देते हैं, यानी कम ऊर्जा वाले प्रकाश से ही जिनसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, ऐसी धातु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशग्राही धातु। जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया। जबकि अन्य जो धातु हैं उनसे प्रकाश के उनसे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है। पराबैंगनी प्रकाश यानी उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश। तो बेटा प्रकाश सुग्राही धातु याद रखेंगे ना, वे धातु जो कि दृश्य प्रकाश के आपतित होने पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन कर देते हैं। वे धातु जो कि दृश्य प्रकाश के आपतन होने पर ही, दृश्य प्रकाश का मतलब कम ऊर्जा वाले प्रकाश के आपतन होने पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन कर देते हैं। तो ऐसे धातुओं को हम क्या कहते हैं? प्रकाश सुग्राही धातु। जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। जबकि जिंक वगैरह के लिए आप बात करें तो उनके लिए पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है। पराबैंगनी प्रकाश का मतलब उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश। तो भैया सुनिए, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो छोटे छोटे टॉपिक थे हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। इसमें करीब 40 to 45 मिनट्स की क्लास रहेगी। कल उस वीडियो को भी मैं डाल दूंगा। अब आपके रेगुलर वीडियो जाएंगे, आप लोग रेगुलर स्टडी कीजिए। आप इस तरह से मान के चलिए जैसे कि आपकी क्लासेज चल रही। आपके कल जो वीडियो आएगा बहुत ही अच्छा और खतरनाक आने वाला है, तो पूरा मन लगा के पढ़ना। उससे पहले आज के इस वीडियो को आप जरूर अच्छी तरह से देखना। और बेटा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 11th की पूरी फिजिक्स, 12th की पूरी फिजिक्स, आपके हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब कुछ इस पे आने वाला है। इसके अलावा जो कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी भी अलग से इस पर क्लास आया करेगी। ओके बेटा, तो फिलहाल क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। बाय बेटा।